और अवाम की अब बस हो चुकी है। अब अवाम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में जो पावर्टी है, गुर्बत की जो सरकारी हद का जो मुतय्यन किया गया है वो 8,483 रुपीज़ है। तो स्पीकर साहब, यानी कि पाकिस्तान में 8,500 रुपये से कम कमाने वाला शख्स गरीब है और उससे ऊपर जो कमाएगा 8,700, तो वो गरीब नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए कि एक घर में अगर सिर्फ 39 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है और मेरे पास ये बिल्स मौजूद हैं, 39 यूनिट अगर बिजली 40 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं होती तो उधर भी 6,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। क्योंकि पहले तो बिजली इस्तेमाल करने पे बिल आता था, अब तो मीटर लगने पर बिल आ रहा है। और 5-5 हज़ार आपके जो फिक्स चार्जेस हैं, जो मुख्तलिफ मद में आप आवाम से वसूल कर रहे हैं, ये फिक्स चार्जेस जो है ये आवाम दे नहीं सकती। आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फ्यूल कॉस्ट, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग सरचार्ज, टीवी लाइसेंस फी, यानी कि जो गरीब जिसके घर में अगर एक बत्ती और पंखा चल रहा है वो भी आपको टीवी लाइसेंस फी दे रहा है, फिक्स चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस, और ये सब के बावजूद, हाई टैरिफ के बावजूद आपका सर्कुलर डेट जूं का तो नहीं बल्कि वो इजाफे में बढ़ता जा रहा है। सो वेयर इज द मनी गोइंग? The question arises। फिर अगर अवाम बिजली की लोड शेडिंग से जो परेशान है, अगर वो सोलर की तरफ जाते हैं तो आए दिन आप एक नया खबर छोड़ देते हैं कि सोलर में 18% टैक्स, न जाने कितने % टैक्स, तो लोग खौफजदा हो चुके हैं। मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट जा चुका है कि अगर लोग सोलर भी लगाएंगे तो कल को आप टैक्स लगा देते हैं तो अवाम फिर परेशान। तो खुदारा इतना बर्डन जो है वो अवाम पे ना डालें। और बिलखुसूस मैं कराची की अगर बात करूं तो इस वक्त लोग लोड शेडिंग से परेशान हैं। हम हलकों में जा नहीं सकते। हम अपने हलकों में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि ना गैस है, हम 2 रोटी नहीं बना सकते। अवाम कहती है ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, तो अवाम जाए तो जाए कहाँ? इन ऐवानों में बैठ के हम सिर्फ थंपिंग करने के लिए तो नहीं है ना। हमारे ये जो ग्रीवेंसेस हैं इनको एड्रेस होना चाहिए, इनको हल होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि 8,500 रुपए अगर आपने रखा है कि ये तयन किया है, इसको आपने सरकारी रेट लगाया है कि इतनी कमाने वाला हद तक गरीब है, उससे ऊपर नहीं है, तो जो शख्स 9,000 रुपए भी अगर कमा रहा होगा महीने का, वो 6,000 रुपए बिजली का बिल देता है, तो वो 3,000 रुपए में रोजमर्रा का 370 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल डालेगा, तो वो रोटी कहाँ से खाएगा? वो दवाइयाँ कहाँ से लेगा? वो अपने बच्चों के पैर की जूती कहाँ से लेगा? क्या उसका हक सिर्फ ये है कि वो सांस के ऊपर, हवा के ऊपर वो गुजारा करे? उसको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होगी तो वो कहाँ जाएगा? मुझे समझ नहीं आती कि ये जो फाइनेंस में बैठकर ऐसे बजटिंग होती है और आम आवाम को, जो कि 10,000 9,000 रुपए कमाने वाला शख्स है, उस पर मजीद आप टैक्स डाल देते हैं जो ऑलरेडी टैक्स के बर्डन में दबा हुआ है। तो मुझे बताइए, ऐसे में तो मैं हैरान हूँ कि अल बैरूनी, अल ख्वारिज़मी या पाइथागोरस, These are all mathematicians. These were all mathematicians. इन्होंने हमें सिखाया, ये तो सोच रहे होंगे, सटपटा रहे होंगे कि हमने तो कहा था 2 + 2 = 4, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप 8-9 हज़ार रुपए कमा रहे हैं और उसके बाद आप गरीब नहीं हैं। तो स्पीकर साहब, बजट जो है वो जब आता है तो आवाम के दिल में एक जुस्तजू होती है, और जब हम एज ए पब्लिक पर्सन लोगों में घूमते फिरते हैं तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, क्या ये बजट हमारे लिए रिलीफ लाएगा? क्या इस बजट में हमारे लिए कोई सस्ताई होगी, चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई में कमी होगी? लेकिन स्पीकर साहब, हम उनको एक झूठा दिलासा देते हैं। हम कहते हैं कि जी हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन स्पीकर साहब हकीकत तो कुछ और है। जो बजट हमें यहाँ तकरीरों में सुनाई देती है वो कुछ और सुनहरे अल्फाज होते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश 2 सबसे जो ख़तरनाक चैलेंजेस हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, ख़तरनाक, खौफनाक जो चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है मौसमियाती तब्दीली का, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। और हर आने वाला साल गुज़िश्ता साल से ज़्यादा खौफनाक, ज़्यादा ख़तरनाक होता है।
कीमती इंसानी जानों को, मवेशियों को, ज़राअत को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, लोगों की जानें ले लेता है, और हम फिर जो है आज से 25 साल पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। इस वक्त हमारा किसान परेशान है, हमारी ज़राअत मुतासर है और हमें फूड इनसिक्योरिटी के खदशात हैं। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो खौफनाक हमारा एक खतरा हमारे सर पे मंडला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 7,500 ग्लेशियर्स का घर है। अगर दुनिया में कोई तीसरा पोल होता तो दैट वुड हैव बीन पाकिस्तान। लेकिन ऐसे में अवाम से जो क्लाइमेट लेवी चार्ज की जाती है स्पीकर साहब, हर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो 2.5 रुपए क्लाइमेट लेवी जो दुनिया में नहीं ली जाती, लेकिन आप आवाम से अगर ले रहे हैं, उस मोटरसाइकिल वाले से जो 1 लीटर पेट्रोल पता नहीं किस तरह से फिल करता है, लेकिन वो भी क्लाइमेट लेवी पे कर रहा है। माय क्वेश्चन इज कि जब अगर हमें ये बताया जाता है कि गुज़श्ता साल 37 बिलियन जो है वो अचीव किए गए हैं क्लाइमेट लेवी की मद में, तो ये पैसा कहाँ गया? ये क्लाइमेट क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए किस मकसद में इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये पैसा जो क्लाइमेट लेवी की मद में आवाम से लिया जा रहा है, क्या ये पैसा क्लाइमेट एक्शन पे इस्तेमाल हो रहा है या कौमी खजाने में जाकर गायब हो रहा है? और अब कहा जा रहा है कि 51 बिलियन जो है वो टारगेट है क्लाइमेट लेवी का। सो माय क्वेश्चन इज कि हमें ये बताया जाए कि जो क्लाइमेट एक्शन के नाम पे आप आवाम से पैसा ले रहे हैं, ये पैसा किस मद में खर्च हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है आईटी सेक्टर। तो स्पीकर साहब, इस वक्त सबसे दूसरा जो अहम खतरा है वो एआई का है। एआई टेक्नोलॉजी को दुनिया बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रही है एक प्रोडक्टिव अंदाज में, लेकिन हमारे पास अफसोस के साथ हमने चूंकि अपने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया, लिहाजा हमारे पास हमने सिर्फ टिकटॉकर्स बना दिए हैं और हम उसी में खुश हो रहे हैं कि हमारा नौजवान टिकटॉकर बन गया है। हमें एआई से मुतारफ करके अपने नौजवान को वो तालीम से आरास्ता करना है कि वो दुनिया का मुकाबला कर सके, मगर सरप्राइजिंगली आईटी सेक्टर में 5.2 बिलियन एलोकेट किए गए हैं टू ट्रेन 1,20,000 यूथ इन आईटी रिलेटेड फील्ड। तो इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें ब्रेक डाउन क्या है, सूबों को कितना, सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के, केबी के सूबों को अगर आप डिवीजन करें तो ये तो हज़ारों से भी मेरे ख्याल है हज़ारों तक सिर्फ बात जा रही है। हमारे लाखों नौजवान बेरोजगार हैं, हमारी ग्रोथ इससे इफेक्ट हो रही है। आगे ही हमने कहा है ग्रोथ हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली, एक्सपेक्ट टारगेट जो हमारा है वो कम है। तो अगर हम नौजवानों को आईटी जो दुनिया का मुकाबला कर रहा है, दुनिया रोबोटिक्स की तरफ जा रही है और आने वाले 5 सालों के बाद दुनिया का हर काम, तकरीबन 70% काम घरों से, वर्क एट होम, ऑनलाइन होगा और सब एआई टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उसकी जरूरत ही नहीं पैदा होगी। ऐसे में क्या हम अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं दुनिया से मुकाबला करने के लिए? स्पीकर साहब, फिर आपका टोटल एनर्जी का जो डेट है वो 5.2 ट्रिलियन है। तो इस सब चीज़ों का बोझ जो है वो बराह रास्त दोबारा वो टीका अवाम के ऊपर लग रहा है और अवाम की अब बस हो चुकी है। अब अवाम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो खुदारा, या तो आप ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं, या आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, या आप वो प्रोग्राम्स लेकर आए जिससे अवाम को सस्ती बिजली मैसर हो, या तो खुदारा आप अवाम के ऊपर ये जो टैक्स डालते हैं और जो लोड शेडिंग की भरमार है, और फिर अफसोस के साथ जब हम सवाल उठाते हैं तो आगे से मिनिस्टर साहब से हमें जवाब आता है कि बिजली चोरी हो रही है। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों को, हम एंडोर्स नहीं करते बिजली चोरी को, हम कहते हैं लाइन लॉसेस रिकवर होने चाहिए, हम कहते हैं कि बिजली का बिल देना चाहिए, लेकिन आवाम को आप कम से कम उसके बारे में तो बिजली का बिल हो। वो कहते हैं ना कि आमदनी 58 खर्चा रुपया, ये तो सुना था, लेकिन अब तो आमदनी 54 खर्चा 1000 रुपया। तो कहाँ से अवाम पूरा करेगी इस बर्डन को स्पीकर साहब? तो दीज आर वेरी स्ट्रेंज एंड अलार्मिंग फैक्ट एंड दैट वन नीड्स टू रियली वर्क ऑन। और फिर उसके बाद स्पीकर साहब, इन्फ्लेशन जो है उसमें अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 8% to 12% जो है वो इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, जबकि सैलरी के अंदर इजाफा आपने 7% किया है। आई जस्ट वाइंड इट अप। स्पीकर साहब, 2 चीज़ें मैं रखना चाहती हूँ गुजारिशात।
एक तो ये है कि दोबारा है तो कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, खुदारा लोड शेडिंग में कमी की जाए, लोगों को इस अजाब से, इस मुश्किल से बाहर निकाला जाए। गैस की जो बंदिश है, ये सूबा सिंध जो है ये गैस प्रोड्यूस करता है, बलूचिस्तान गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन लोग लकड़ियों में खाना बनाने पे मजबूर हो गए हैं, लोग सिलेंडर्स परचेज करने पे मजबूर हो गए हैं।